फ्रीक्वेंटली आना रहता है, क्योंकि माँ नर्मदा का जो पवित्र जल है वो कहीं न कहीं हमारे जीवन को एक सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत ही लाभदायी और आवश्यक है। मैं बात शुरू करूं उसके पहले नोटबुक का पेन खुला हुआ है सबका? चलो अभी रिसेंटली भारतवर्ष ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। कितने लोगों ने सुना है चंद्रयान 3 के बारे में? सबने? बहुत बढ़िया। चंद्रयान 3 जिस चीज को चंद्रमा पे भेजा उसका नाम क्या है? यस, एक साथ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रयान ने जिस लैंडर को चंद्रमा पे उतारा उसका नाम क्या है? विक्रम। विक्रम लैंडर। विक्रम में से जो चीज बाहर निकला चंद्रमा के सपाटी पे और जो फोटो खींच करके इसरो को भेज रहा है उसको क्या कहते हैं? यस, क्या नाम आपका? क्या नाम? हार्दिक। हार्दिक के जोरदार ताली होनी चाहिए। प्रज्ञान मतलब इसरो ने चंद्रयान 3 नीचे से भेजा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के साइकिल में पहुंचा। वहां से विक्रम ने चंद्रमा की सपाटी पे लैंड किया। उसमें से प्रज्ञान बाहर निकला और वो चंद्रमा के अलग अलग चीजों का फोटो खींच करके विक्रम के माध्यम से इसरो को भेज रहा है। आप सभी लोग अपने अपने घर, जिसको आप इसरो कह सकते हो, वहां से चंद्रयान बन के स्कूल में आए, अपनी शरीर विक्रम को लेकर के इस हॉल में आए, पर जब तक यहां से प्रज्ञान बाहर नहीं निकलेगा तब तक विक्रम के चंद्रमा पे पहुंचने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। मतलब पूरी प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रज्ञान। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रज्ञान। प्रज्ञान मतलब क्या होता है? नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। तो नॉलेज तब आती है जब आंख कान दोनों खुले रहते हैं। दिमाग के दो ही खिड़कियां हैं, आंख और कान। तो यहां से मैं आपको आंख से दिखाऊंगा, बस मैं आगे चलेगा। हाँ बस रुके। यहां से आपको आंख से देखना है और जो मैं बोलता हूं उसको कान से सुनना है। आप में से कोई मुझे बताएगा कि चंद्रयान से भारत को फायदा क्या होगा? यस वन, क्या फायदा है? एक, हाँ बताओ, बैठे बैठे इसी लो। हाँ माइक अपन। भारत को ये फायदा हुआ कि पानी की खोज की और ऑक्सीजन की खोज की कि हम यहाँ पर रहने जा सकते हैं। क्या नाम तुम्हारा? गौरव के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आप चंद्रमा पे अलग अलग चीजें ढूंढेंगे और उन चीजों को आने वाले समय में या तो धरती पे ला सकते हैं या तो हम वहां जाकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। यह पहला फायदा है। यह फायदा कब हुआ? जब हम बार बार चंद्रमा पे जाएंगे और आएंगे। अभी आज के समय में 2023 में आप चंद्रमा पर गयो एनाથી આપણને ફાયદો શું? પહેલો ફાયદો, જેટલા ફોટા ત્યાં 10 સેકન્ડે એક ફોટા ચંદ્રયાનમાં આપણને મળે છે।
विक्रम हर 10 सेकंड में एक फोटो इसरो में भेजता है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो एक घंटे में कितने आए? कितने आए? 10 सेकंड में एक, तो 1 मिनट में 6, तो 1 घंटे में कितना हुआ? इतने फोटोग्राफ पर आवर विक्रम इसरो को भेज रहा है। मतलब अब इसको आप 24 से मल्टीप्लाई करो और जितने दिन ये चलेगा उतने दिन से मल्टीप्लाई करो। आपको आइडिया है? अब उतने फोटोग्राफ आपके पास आ रहे हैं। अब वो फोटोग्राफ सिर्फ भारत के लिए उपयोगी है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है, जापान के लिए भी है, न्यूजीलैंड के लिए भी है, कनाडा के लिए भी है, यूके के, सबके लिए जरूरी है? सिर्फ भारत के लिए जरूरी है? सबके लिए आया ना? तो अब उनको फोटो चाहिए तो किससे खरीदेंगे? और हम अकब में बेचेंगे तो हम क्या लेंगे? पैसा। पहली चीज हो गई। अब दूसरों को भी तो चंद्रमा पे जाना है, अकेले भारत को तो जाना नहीं है। अब मान लीजिए कल जर्मनी बोले मुझे जाना है, परसों स्पेन बोले मुझे जाना है, नरसों फ्रांस बोले मुझे जाना है, तो टेक्नोलॉजी किससे खरीदेंगे? भारत से। तो बेचेगा कौन? भारत। पैसा कौन कमाएगा? भारत। अब उनके जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग चाहिए कि कैसे अपना मून मिशन करें, तो ट्रेनिंग के लिए वही आदमी सही रहेगा जिसने काम सक्सेसफुली किया है। तो वो कहां से बुलाएंगे? इसरो से। साइंटिस्ट कहां से जाएगा? इसरो का। वो फ्री में जाएगा, पैसे लेगा। हर एक छोटी छोटी चीज, अब वो अपना मून मिशन बनाएंगे तो उनको मशीन चाहिए होगा, अलग अलग पार्ट्स चाहिए होंगे। वो पार्ट्स कौन बेचेगा? हम। बनाएगा कौन? हम। बेचेगा कौन? हम। खरीदेंगे वो, पैसा कौन कमाएगा? ये सीधा डायरेक्ट फायदा है। चंद्रमा पे हम जाएंगे, वहां से खोद के लाएंगे, ये बहुत बात की बात है। अभी आज के समय में अगर मैं इस समय सितंबर 2023 की बात करूं, आज 25 सितंबर 2023 को हमको डायरेक्ट फायदा क्या? तो हमारा डायरेक्ट फायदा है कि हम पहले दुनिया के देश हैं जिन्होंने सबसे कम खर्च में सबसे इफेक्टिव मून मिशन कंप्लीट किया है। अभी तक रसिया, चाइना, अमेरिका ये जो चंद्रमा पे भेजते थे 600 ग्राम का उनका लैंडर होता था, हमने उसको 250 ग्राम कर दिया। अब जितना वजन कम उतना उसकी इफेक्टिविटी ज्यादा। वो भेजते थे तो 4 टांग वाला होता था, हमने 8 टांग वाला भेजा। तो अगर एक आध टांग टूट भी जाए तो वो रिप्लेस होकर के दूसरी 4 टांग फिर से खड़ी हो जाएगी। हमारा चंद्रयान सिर्फ 0.1 सेकंड लेट पहुंचा हमारे टारगेट टाइम से। कितना? 0.1। मोस्ट इफेक्टिव एंड टाइमली। हमारे अलावा दूसरों ने बहुत कोशिश की पर आज तक इतना पंक्चुअल कोई नहीं कर पाया। तो एक बात बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट किसके होंगे? और वो साइंटिस्ट जब दुनिया में जाएंगे तो सबसे ज्यादा पगार किसको मिलेगा? तो दुनिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किसके साइंटिस्ट का बढ़ा? मतलब वैल्यू किसकी बढ़ी? हम सबकी। एज ए साइंस फ्रेटर्निटी, एक साइंस के विद्यार्थी के तौर पर दुनिया में जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट कहां चला गया? चंद्रमा से ऊपर। क्योंकि हमने उसके बाद आदित्य भी तो लॉन्च कर दिया, सूर्य की। अब हम सूर्य को भी पढ़ेंगे कि सूरज में कितनी गर्मी है। द पॉइंट इज, कल तक दुनिया जब भारत की तरफ देखती थी तो उनको ऐसा लगता था कि भारत में गरीब लोग रहते हैं, यहाँ की पढ़ाई का स्टैंडर्ड खराब है, यहाँ के लोगों को जो है साइंस कमजोर है, यहाँ के लोग जो है उतने एफिशिएंट नहीं है जितना अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, वहां के बच्चे को टैलेंट है, वो टैलेंट भारत में नहीं है। हमने एक मिशन से वो सारी बातें माइनस कर दी कि हमें तुम्हारा करता
खड़ा खड़ा सारा 6। आपको बताऊं कैसे। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? कितने लोगों को मालूम है? कितने लोगों को मालूम? अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां जिन लोगों ने हाथ उठाया उनके लिए। जोरदार तालियां जिन्होंने हाथ उठाया उनके लिए। थैंक यू। अब मैं जब आपको वेट 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 पॉपकॉर्न की संतानों इधर मैं 1 बोलूं तो एक बार ताली बजाओगे। 1 1 1 2 बोलूं तो 2 बार। 1 2 1 2 3 3 3। तो जब मैं आपको ताली बजाने के लिए बोलूंगा तो 3 बार बजानी है। जब मैं 3 बोलूं तो आपको 3 टाइम्स बजानी है। डन? ओके। भारत माता की ये पहली बार नहीं हुआ, इसके अलावा भी अनेकों बार हम लोगों ने साबित किया। कोई एग्जांपल देता हूं। अमेरिका की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नासा। क्या है? नासा में 35% भारतीय हैं। कितने? 35%। એટલે 100 માણસો રીતે કામ કરતા હોય ને એમાંથી 35 આપણા વાળા છે, આધાર કાર્ડ વાળા। બરાબર? અને આપણા ઇસરો માં એકે અમેરિકા વાળા નથી, ઓસ્ટ્રેલિયા વાળા નથી, યુકે વાળા નથી, ન્યુઝીલેન્ડ વાળા નથી, અને કેનેડા વાળા તો બિલકુલ નથી। એટલે 100% આપણા વાળા છે। એટલે આપણે 100% ઇસરો भी મેનેજ કરીએ છીએ અને 35% નાસા भी મેનેજ કરીએ છીએ। આપણે કાલે નાસામાંથી બધા પાછા આવી જાય ને તો પરમ દિવસે નાસાનો નાશ થઈ જાય। એટલે આપણે આપણું भी સંભાળીએ છીએ ને બીજાનું भी। और अपने से अधिकतर भारत से ही पढ़ के गए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अमेरिका में पैदा हुए और अमेरिका में पढ़ के बड़े। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप इस्तेमाल के कितना को छापू वांचे दररोज छापू मतलब पेपर, न्यूज़पेपर, अखबार कितने लोग पढ़ते हैं रोज? कोई नहीं पढ़ता। ओके, एक आध लोग टीचर्स ने हाथ उठाया है, उन लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। क्वेश्चन सिर्फ बच्चों से। वेल, अभी रिसेंटली पेपर में था अमेरिका और ब्रिटेन की 2-3 बैंकें रातों रात डूब करके खत्म हो गई। ठीक है? बैंक डूबने का मतलब होता है लाखों लोगों के करोड़ों रुपए रातों रात खत्म हो जाना। अब ये कभी अपने पेरेंट्स से पूछना कि बैंक में पैसा डूबने का दर्द क्या होता है। बैंक में पैसा डूबने का मतलब होता है पूरी जिंदगी की कमाई रातों रात गंवाई। ऐसा अमेरिका ब्रिटेन में पिछले कुछ महीनों पहले 2-3 बैंकों में लगातार हुआ। अमेरिका इतना परेशान हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक में से एक, जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, क्या कहते हैं? नाम ही वर्ल्ड बैंक है। तो आप इसी से समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण बैंक होगा। तो वर्ल्ड बैंक को चलाने के लिए अमेरिका ने पूरी दुनिया से झगड़ा किया कि इसका प्रेसिडेंट हमको किसको बनाना है? एक भारतीय को। और नाम है डॉक्टर अजय बंगा। क्या नाम है? स्कूल महाराष्ट्र से किया, कॉलेज पूना से किया, मास्टर्स मतलब मास्टर्स प्रोग्राम अहमदाबाद से किया, पढ़ाई भारत में की और बैंक वर्ल्ड बैंक संभाला। 3 ये डॉक्टर अजय बंगा के लिए था। कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि विदेश में जाकर पढ़ेंगे ना तो ही मोक्ष मिलने वाला है। अगर उनकी पढ़ाई इतनी ही अच्छी थी तो अपनी बैंकें बचाने के लिए हमारे पढ़ाए हुए लड़के के भरोसे क्यों बैठे हैं? हम जो स्कूल में पढ़ाते हैं, हम जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम आपको जीरो से लेकर और चंद्रमा तक की पूरी यात्रा पढ़ाते हैं।
हम आपको मैथमेटिक्स जब पढ़ाते हैं तो हम कैलकुलेटर लेकर के मैथ नहीं पढ़ाते। आपके टीचर्स डंडा लेके खोपड़ी में खड़े होते हैं कि टेबल याद करो। सही है गलत? टेबल आपने गोकुछ पर से, आपने कैलकुलेटर नहीं है तो आपको टेबल को पढ़ने जरूरत थी, पर छताए क्या टेबल को गोकू पर से, क्योंकि हमको मालूम है कि आने वाले समय में जब आप किसी से बिजनेस डील करने बैठे हो, 10 करोड़ 1000 करोड़ का धंधे का बात कर रहे हो, तो वहां पे 0.1% का फर्क क्या पड़ता है। अब मान लीजिए सामने वाले को आपने बोला कि मैं आपको 3% पे दूंगा, 1000 रुपए का धंधा है। सामने वाले ने बोला नहीं, मैं 2.9 पे लूंगा। अब आपको 2.95 पे क्लोज करना है, उसमें क्या कैलकुलेटर नहीं करोगे? 0.05% का आपको डिफरेंस लाना है, उसमें तुरंत कैलकुलेशन होना चाहिए। वो वही कर पाता है जिसने टेबल गोखा हुआ है, और जिसने कैलकुलेटर किया हुआ, वेट अ मिनट, लेट मी चेक ऑन माय टाइम। हमारा वाला आपको एग्जांपल देता हूं। हम लोगों ने एक ऐप बनाया अभी रिसेंटली, जिसका नाम है यूपीआई। क्या नाम है? यूपीआई। मतलब ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हैं घर पे बैठे बैठे मोबाइल से ही, फिर ऐसे स्कैन करते हैं, चाय के गल्ले में 5 रुपए की चाय भी स्कैन करते हैं। ये दुनिया में अपना देश अकेला है जहां पर 5 रुपए की सामान भी आदमी ऑनलाइन खरीदता है। ये इसीलिए संभव हुआ, इसमें हमने कोई विदेशियों से सॉफ्टवेयर नहीं बनवाया, हमारे देश के हमारे विद्यार्थियों ने मिलकर सॉफ्टवेयर बनाया, और अब अमेरिका भी कह रहा है कि हमारे लिए भी ऐसा बनाना है। अब वो सारू છે આના લીધે છે ને આખું ઇકોનોમિક ગ્રુપ સારું થઈ જશે, क्योंकि भारत हर साल, नोटबुक पे है ना, लिखो 5000 करोड़, 5000 करोड़, 1000 में 3 मिनट, अंक करोड़ में 7 मिनट, तो 5 की पाछड़ 10 मिनट आवश्यक कितना? इतना रुपया भारत हर साल खर्चा करता था सिर्फ नोट की छपाई के लिए। कितना? आपने 100 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया का नोट होता है, एक नोट छापने के लिए भारत कितने का खर्चा करता था? 5000 करोड़ रुपए सरकार हर साल सिर्फ नोट की छपाई पे खर्चा करती थी। और वो नोट होता क्या था? अंकुर खिस्सा मामू के गड़ा बदाम बाजू में बांधे, तो गड़ा बदाम गोलक में કરીને મૂકી દે, પછી આમાં બીડી નાખે, પછી નોટ ફાટી જાય, છેલ્લે એ નોટ શું થાય? બેંક પાસે પાછું જાય, અને પછી પાછી ક્યારે આવે નહીં, કારણ કે નોટ ઉપયોગ માટે રહેતી લાયક જ ન। तो नोट छापना 5000 करोड़ रुपए का सरकार को पड़ता। सरकार ने सोचा एक काम करो, नोट का उपयोग ही बंद हो जाए तो ऑनलाइन। હવે તમે સામે વાળો ક્યુઆર કોડ આપે છે, યુપીઆઈ કોડ, તમે મોબાઈલ થી સ્કેન कर दो, એમાં નોટ વપરાયું क्या? सरकार धीरे धीरे चाहती है कि ये सीधा 5000 करोड़ रुपया बच जाए। अब बताओ ऑनलाइन सही है कि गलत है? कितने मानते हैं ऑनलाइन सही है? ये पहला फायदा। अभी तक आपको क्या लग रहा था? नोट के फायदे। ऑनलाइन का पहला फायदा और डायरेक्ट फायदा है। अगर हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने कॉमर्स के साथ टेक्नोलॉजी न सीखी होती तो ये हो पाता? अगर उन्होंने सिर्फ कॉमर्स पढ़ा होता और टेक्नोलॉजी सीखा ही नहीं होता तो ये संभव था? हाँ या ना? कितने मानते संभव था? मतलब आने वाले समय में जो लोग भी कॉमर्स ले रहे हैं, कॉमर्स के साथ साथ में उनको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी और कॉमर्स अगर दोनों मिक्स हो जाए तो सारे का सारा पिक्चर ही बदल जाएगा। मैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल देता हूं। 15 अगस्त
2014 15 अगस्त 2014 लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री ने एक अनाउंसमेंट किया और जो ही अनाउंसमेंट हुआ, सर मेरे बात से सहमत रहेंगे, देश के हम जैसे जो हमारे उम्र के लोग हैं 40-45 के आसपास, जिन्होंने गांव देखे हैं, देहात मतलब बिल्कुल गरीब बस्तियां देखी हैं, हमको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि देश का प्रधानमंत्री ऐसी कौन सी बात कर रहा है। एक ऐसी आजादी जो भारतीयों ने जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तब से वो आजादी एंजॉय की थी, और वो आजादी थी सुबह लोटा लेकर के खुले में शौच जाना। कहीं जाओ बस खेत का परवाह। ये जो आजादी थी ना, ये भारतीयों के अलावा दुनिया में किसी देश के पास नहीं। कौन सी आजादी? खुले में 55 करोड़, कितने लिख लेना डेटा, क्योंकि मेरे अलावा बाकी कोई बताएगा नहीं आपको। 55 करोड़ लोगों, करोड़ में 7 मिनट अनागर 55 करोड़ लोगों। गुजरात की आखी आबादी 6 करोड़ नीचे, गुजरात की पूरी आबादी 6 से 6.5 करोड़ है, और 55 करोड़ लोग भारत में खुले में शौच जाते हैं। कितने? गुजरात की आबादी दुनिया 10 गुजरात खुला, मतलब खुले में सुबह लोटा लेकर के। अब देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि हमको लोगों को खुले में शौच जाना बंद करना है। आपको लगता है पॉसिबल है? है ना? कितने मानते हैं कि संभव नहीं था, और कितने मानते हैं पॉसिबल है कि हम लोगों को जाना बंद कर सकते हैं, और कितने लोगों का मानना है कि सर हमारे मां के लेवा देवा थी, जो जाए ना जो ना जाए हमारे वो लेवा देवा। ओके, आपको बताऊं, गर्मियों में और ठंडियों में तो ठीक है, खेत खुले होते थे, बारिश में पूरा खेत पानी भर जाता था, तो खुली जगह रहती थी सिर्फ रोड, सड़कें, अब पूरा गांव सड़कों पे। और अगर आपको उस रास्ते से खेत में जाना है, बाहर जाना है, तो आपको से कूद जाना पड़ता था। सावधानी हटी, और उससे ज्यादा गंदी चीज क्या होती थी मालूम है? अगर आप साइकिल या मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो तो कूद नहीं सकता। अब जब साइकिल या मोटरसाइकिल लेकर के उन सड़कों से घर के दरवाजे पर आए, तो घर पे कौन से रास्ते से जाके आए हो? अब उसमें से अलग अलग तरह की बदबू, साग, भाजी, पटाखा, पूरी, समझ रहे हो ना? इसके नाते होता क्या था? देश के अधिकतर गांव के लोग बीमार रहते थे, क्योंकि खुले में शौच गए, बीमारियां पूरे गांव में फैल गई। बीमारी रोकना। दूसरा, बारिश का पानी उन्हीं सड़कों से होकर निकल रहा है, तो पूरी बीमारी पूरा जमीन में घुस रही है। हर तरह से ये अपने देश के लिए बड़ा नुकसानदायी था। हम लोगों ने 6 साल के अंदर 2015 से 2021 के बीच में भारत को खुला शौच मुक्त राष्ट्र बना दिया, सिर्फ 6 साल के अंदर। मैं चाहता हूं जोरदार ताली नरेंद्र मोदी के लिए होनी चाहिए। एक मिनट 1 2 3 ये पॉसिबल कैसे हुआ? सरकार ने इसको जन आंदोलन बना दिया। क्या बना दिया? कैसे? आप देखना, अभी 2 अक्टूबर आ रहा है, महात्मा गांधी का 1 अक्टूबर को सफाई दिवस, अब पूरा देश सम्मिलित हो गया, सब लोग अपने अपने एरिया में सफाई कर रहे हैं। सरकार ने ना कोई कानून बनाया, न कहीं पुलिस भेजी, न कोई किसी को चालान भेजा, न किसी तरह की कोई सख्ती। सरकार ने लोगों को सिर्फ ये बताकर कि ये आप
आपके नाते ही संभव है और आपके लिए ही जरूरी है, सरकार ने संसद समाप्त कर। इसका फायदा क्या हुआ आपको बताने जा रहा हूं। ये जो स्लाइड है उसमें मैं रखने तो क्या ये आपको बताऊं, अपने पास यहाँ पे केवड़िया में सरदार पटेल का आपने स्टैच्यू बनाया, 3000 करोड़ रुपए खर्चा किया, स्टैच्यू बनाया। अब तक कितने लाख करोड़ रुपए हम लोग इस स्टैच्यू से कमाए हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट कितना, 3000 करोड़ और आमदनी कई लाख करोड़। कैसे हुआ? टूरिज्म। क्या है, क्या है? टूरिज्म। अब टूरिज्म क्या बताता हूं, दुनिया के हर देश के लोग दूसरे देशों में घूमने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? अब मान लो आपके देश में कोई आदमी स्विट्जरलैंड से घूमने आया और वो भरूच से केवड़िया की तरफ किसी गांव से होके जा रहा है और रोड के किनारे 2 लोग 3 लोग लोटा लेके बैठे हुए, तो कैसा लगेगा? अच्छा कि खराब? अब वो क्या करता है, वो उसका फोटो खींच लेता है। आया था टूरिज्म के लिए और फोटो ले लिया विजिट का। अब पूरा स्विट्जरलैंड हमारे ऊपर हंसेगा, ए भारत में देखो ना क्या करते हो। तो सरकार ने क्या किया, टूरिज्म लाने से पहले क्या किया, हमारी जो कमजोरियां थी उन कमजोरियों को क्या किया, खत्म कर दिया। कि कमजोरियां पहले हटा दो, उसके बाद लोगों को दुनिया के अलग अलग हिस्से से बुलाओ, आओ देखो मेरा देश कितना खूबसूरत है। अब जो आदमी स्विट्जरलैंड से भारत आया और मान लो कि वो भरूच रेलवे स्टेशन पे उतरा और आपको टकरा गया, आपको मिल गया, आपने उससे पूछा कि फ्रॉम विच नेशन, आंसर बोला आई एम फ्रॉम स्विट्जरलैंड, और आपको स्विस भाषा बोलने आती है। कौन सी भाषा? स्विस। और आपने उसको स्विस भाषा में बोला वेलकम। आप स्विट्जरलैंड गए और वहां रेलवे स्टेशन पर कोई आपको स्विट्जरलैंड का आदमी मिल गया और पूछा कहां से, आपने बोला भारत से। उसे बोला भारत में कहां से, आपने बोला गुजरात से, और वो बोले भले पधारे आए। तो तुमने क्यों लागे? मजा आवे? गमे के ना गमे? કેટલા લોકો ગમે કે તમે દુનિયાના બીજા દેશમાં જાઓ અને ત્યાંના માણસો તમને ગુજરાતીમાં તમારું સ્વાગત કરે, તમને કેવું લાગે? ગમે બધાને? તો તમને જો ગમે એવી રીતે એ લોકોને બી ગમે। એ લોકો ભારતમાં આવે અને એમની ભાષામાં જો આપણા દેશનો કોઈ વ્યક્તિ બોલીને એમનું સ્વાગત કરે તો એમને ગમે કે ના ગમે? कंसर्न ये है आवनार समय में भारत में जिन लोगों को जितनी ज्यादा भाषाएं आती होंगी उतना ज्यादा पैसा कमाने के चांस है। आपने इंजीनियरिंग करी, आपने आर्ट्स पढ़ा, आपने कॉमर्स पढ़ी, आपने मेडिकल किया, आपने फिजियोथेरेपी की, आपने नर्सिंग किया, आपने प्लम्बिंग का सीख लिया, आपने इलेक्ट्रिशियन सीख लिया, आपने क्रिकेट का खेलना शुरू कर दिया, आप अच्छे फुटबॉलर बन गए, आप एक अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हो और आपको 5-6 भाषाएं आती हैं। आप एक बार नेशनल टीम में भले न जाओ, आप एक अच्छे कोच तो हो ही जाओगे। दुनिया के हर देश के लोगों को अच्छे कोच की आवश्यकता होती है। आपने मान लो बीएससी किया और आपने बीएससी केमिस्ट्री से किया, आपको फ्रेंच भी आती है, आपको चाइनीज भी आती है और आपने केमिस्ट्री पढ़ा, आप किसी स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, साथ में ऑनलाइन चाइना वालों को चाइनीज में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो और फ्रांस वालों को फ्रांसीसी में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो। आपकी 3 इनकम हो गई, एक इनकम भारत में, एक इनकम चाइना से और एक इनकम धीरे धीरे फ्रांस और चाइना वाली इनकम इतनी ज्यादा हो गई कि आपने सोचा कि અહીંયા ભણવાનું કોઈ ફાયદો, આપણે ઓનલાइन एथिक्स चाइनीज में चिंग चांग चू, who are you no what's your name, you नाम ही है you, why you,
द पॉइंट इज, अगर आप बहुत सारी भाषाएं सीखो तो भारतवर्ष में खूब सारी मेरे दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एमबीए किया और एमबीए के साथ साथ में उन्होंने 3 विदेशी भाषाएं सीखी। कितनी? 3, जापानी, चाइनीज और कोरियन, 3 भाषाएं सीखी। आज उनकी इनकम हर महीने की 1.5 लाख से ऊपर की है और उनका सिर्फ एक ही काम होता है, जापान, चाइना या कोरिया से अगर कोई बंदा आता है तो इनको उनकी बातें ट्रांसलेट करके देना। आप में से कितने लोगों ने एस जयशंकर का नाम सुना है? भारत के विदेश मंत्री। उनको, उनकी वाइफ जापानी है, वो मूलतः तमिलियन है, रहे दिल्ली में है। उनके अधिकतर जो दोस्त हैं वो चाइना में वर्षों तक रहे हैं। उनको दुनिया की कम से कम 8 से 10 भाषाएं आती है। मोदी जी के सबसे फेवरेट है। आपको जब अधिकतर भाषाएं आती है तो आप किसी भी कंपनी में, किसी भी बड़े पॉलिटिशियन के लिए, सरकार के लिए, हर एक फील्ड के लिए आप एक बहुत ही जरूरी व्यक्ति हो जाते हैं। आप में से कितने लोगों को भाषाएं अच्छी लगती है? तब गुजराती यानी हिंदी बनने का में गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी थोड़े गमे। कितना बच्चे थोड़े गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत 4 भाषा गमे છે। અને કેટલા એવા છે જેમને ફ્રેન્ચ, જર્મન કાં તો રશિયન એવી 1, 3 કે 4 ભાષાઓ શીખવાની ઈચ્છા છે ભવિષ્યમાં। वेरी गुड। अब मैं आपको बता रहा हूं, टूरिज्म दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। कौन सा? टूरिज्म दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, पर उसके लिए सीखना क्या होगा? भाषा। नेक्स्ट मैम તમારા માંથી કેટલા લોકો એવા બેઠા છે જેમને 12મા પછી એન્જિનિયરિંગ કરવી છે પણ 1 રૂપિયા ફી નથી ભરવા, 1 રૂપિયા ફી नहीं भरना, और जिस दिन आपका इंजीनियरिंग खत्म हो आपका सैलरी कम से कम महीने का 2.5 से 3 लाख रुपए हो कम से कम, सरकार रहने के लिए मकान दे, साल में पूरे खानदान के साथ पूरा देश मुफ्त में एसी 1 और 2 टायर में घूमने का मौका दे, आपको अनेकों बेनिफिट मिले। कितने लोगों को ऐसे कॉलेज से पढ़ाई करना है? यस यस, मुफ्त खोरो, ठीक है, थैंक यू। अब नाम लिख लो, SCRA, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। क्या नाम है? स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। ये मैं जितनी चीजें आपको बता रहा हूं, आप जाके गूगल पे जितना भी यूट्यूब देख लो, आधी से ज्यादा चीजें तुमको मिलेंगी नहीं। इसीलिए जो लिखोगे वही काम का है, अगर लिखना भूल गए तो फिर बाजू वाले से नोट मांगते रहना। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस SCRA, ये है क्या? ये 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट है। क्या है? अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो सरकार आपको 4 साल के बाद बीटेक मैकेनिकल की डिग्री देती है। क्या देती है? बीटेक इन मैकेनिकल। और आप रेलवे में सीनियर इंजीनियर के तौर पर नौकरी पाते हो। कौन सी नौकरी? और वो इंजीनियर की जो नौकरी होती है आईएएस ऑफिसर के लगभग बराबर की होती है। किसके बराबर की? कितने लोग अच्छा लगा सुन करके? बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, यहाँ पगार कितना है? लगभग 40 से 50 लाख रुपए वार्षिक साल का। इस कॉलेज की फीस कितनी होगी? एनीवन तुक्का मारो, फीस कितनी होगी? हाँ जी, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। आपको जवाब, हाँ बोलिए, कितना होगा? 3 लाख, 3 लाख, 5 लाख, यस सर,
एक तबले हाँ 11 लाख 1 लाख ओके पहले तबले हाँ हेलो और मच्छरों के कटे हुए लोग इसकी टोटल फीस है न 1 लाख न 2 लाख न 50,000 टोटल फी है -2 लाख कितनी है -2 लाख अबे -2 लाख कितने सुन के भाई सरकार आपसे फीस एक चवन्नी भी नहीं लेती और हर साल सरकार आपको 48 to 49,000 रुपीज स्कॉलरशिप देती है तबे हमारा तक भणवा आ गया हमने गम्यो आ रखो तुम्हारा पॉकेट खर्च मांगे अब बताओ कितने लोगों को यहाँ पे पढ़ना है बस मैंने अपना काम कर दिया आपको अपना काम करना है एग्जाम दो सिलेक्शन लो एडमिशन लो पढ़ाई करो पैसे कमाओ और फिर स्कूल में थोड़ा सा डोनेशन देना क्योंकि इनके नाते तुमको पता चला है डन पक्का इसके लिए आपको एक ही चीज करनी है 10वां પછી તમારે मैथ લેવું પડે કારણ કે ફક્ત અને ફક્ત PCM અલાઉડ છે मैकेनिकल इंजीनियरिंग है मतलब जिनकी मैथ और फिजिक्स अच्छी है उन्हीं के लिए ये फील्ड अच्छा है डन अब मैं आगे बढ़ता हूं आपको मालूम है यहां से दाहोद करके एक छोटा सा जगह है लगभग यहां से 125 किलोमीटर होगा जीपीएस लोकेशन के हिसाब से 125 किलोमीटर के आसपास होगा वहां पे 1.5 साल पहले सरकार ने एक इंडस्ट्री लगाई प्रभु सरकार ने वहां पे एक इंडस्ट्री लगाई आप ही को बोलो बगासा में आप ही सरकार ने वहां पे एक इंडस्ट्री लगाई और उस इंडस्ट्री में सरकार ने टारगेट रखा कितना अमाउंट 22,000 करोड़ कितना 1000 करोड़ मिंडा और करोड़ 7 मिंडा 22 25 10 मिंडा 22,000 करोड़ की सरकार ने बोला कि हम यहाँ खर्चा करेंगे और यहां से सरकार हर साल रेलवे इंजन बनाएगी क्या बनाएगी उसको बोलते हैं लोकोमोटिव इंजन क्या बोलते हैं लोको LOCO मोटिव MOTIVE लोकोमोटिव इंजन अब ये लोकोमोटिव इंजन क्या है आपने वंदे भारत का नाम सुना है ट्रेन अभी सरकारी मोदी जी ने 9 ट्रेनें उद्घाटन किया है ऑनलाइन अहमदाबाद टू जामनगर वेरी गुड क्या नाम तुम्हारा वैभव के लिए 3 ताली वेट 1 3 थैंक यू तो सरकार ने 9 ट्रेनें कल लॉन्च की अब सवाल यह है इन ट्रेनों को चलाने के लिए इंजन कहां से लाओगे तो इंजन कहां बनेगा दाहोद में सरकार ने 1.5 साल पहले जब अनाउंसमेंट किया तो 22,000 करोड़ की थी अभी ये प्रोजेक्ट है सीमेंस के पास सीमेंस मोबाइल एक कंपनी का नाम है मोबाइल नहीं बेचती है मोबाइल मतलब तो मूवमेंट तो सीमेंस के पास एक प्रोजेक्ट है और सीमेंस ने अभी आज के समय में इसका बजट रखा है 28,500 करोड़ मतलब 6,500 करोड़ उसने अमाउंट बढ़ा दिया इतना खर्चा कहां पे होगा दाहोद में आपकी स्कूल में टोटल 40 से 50 टीचर्स हैं ठीक है पूरे साल का खर्च साल का अधिक से अधिक इस पूरे कैंपस का 1 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास होगा एक उदाहरण उठा रहा तो अगर 2 करोड़ के खर्चे में 50 लोगों को नौकरी मिली
तो जहां 28,000 करोड़ खर्चा हो रहा है वहां कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? बात समझ आ रही है? अब वो नौकरियां किसके लिए हैं? गुजरात वालों के लिए है, तभी तो प्लांट गुजरात में लगाया। अगर उन्होंने प्लांट महाराष्ट्र में लगाया होता तो सबसे ज्यादा मौका किसको मिलता? महाराष्ट्र के लोगों को। बिहार में लगाते तो सबसे ज्यादा मौका किसको मिलता? बिहार के लोगों को। प्लांट कहां पे लगा है? गुजरात में, तो फायदा सबसे ज्यादा किसको होना चाहिए? गुजरातियों को। लेकिन गुजरातियों को पहले पता तो हो कि ऐसी कोई नौकरी भी होती है। एग्जाम्पल देता हूं, यहाँ पे कितने लोग बैठे जिनके खानदान में से कोई एक आदमी भी रेलवे में नौकरी करता है? 1 2 3 4 5 5 6 7 जो चार तो याद कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में डायरेक्ट उनके खुद के पेरेंट्स से रेलवे में नौकरी करते हैं? 1 सिर्फ एक। सब ढूंढ रहे कौन है ताकि हम टिकट के लिए बात करेंगे बाद में। सिर्फ 2 लोग ऐसे यहां पर बैठे हैं जिनके पेरेंट्स रेलवे में नौकरी करते हैं। रेलवे भारत का सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। 13 लाख लोग काम करते हैं। कितना? 13 लाख लोग काम करते हैं और इसमें गुजरातियों की संख्या 1 to 1.5% भी नहीं है। आपने खबर ज नहीं जीजे 15 है 15 जीजे 16 पासिंग। आपने खबर ज नहीं कि रेलवे में नौकरी करने का पहला फायदा तो मतलब कितने लोगों ने फरमान खूब गमे हैं आपको देश परिणाम है। अगर आपको घूमने से है प्यार तो रेलवे की नौकरी से कैसे करोगे इनकार? तब जब रेलवे में नौकरी करोगे तो तुमने आपको देश वर्ष में एक वक्त पूरे परिवार के साथ मफत में परवानू मौको મળે। अब बोलो अब तक छोड़ा है ना छोड़ा है। इसमें नौकरी करने के लिए चाहिए क्या? 10वां पास नौकरी है, 10वीं फेल, 1 साल 2 साल का ITI नौकरी है, 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर लिया नौकरी है, 10वीं के बाद 12वीं कर लिया, कॉमर्स आर्ट्स साइंस कुछ भी किया आपके लिए नौकरी है। कॉलेज BA BCom BSc जो भी कोर्स किया आपके लिए नौकरी है। मतलब 10वां पास 10वीं ना पास, ITI डिप्लोमा 12वीं पास कॉलेज બધા માટે નોકરી મળતી હોય એવી સંસ્થાને શું કહેવાય? રેલવે। कितनों को नहीं मालूम है? कितनों को नहीं पता? अब नौकरी માટે જોઈએ તો 6ठा 7મું 8મું 6ठું 6ठું 7મું 8મું આને 9મા ધોરણ સુધીનું। 9મા ધોરણ તો બહુ આગળ જતો રહ્યો। 6th 7th 8th की તમને ગણિત આવડતું હોય બધા પાસ થયા છે 6ठा 7મા 8મા એટલે ગણિત આવડતું જ હોય। નોર્મલ અંગ્રેજી આવડતી હોય बस आटको जाओगे। अगर ये 2 चीज आती है तो रेलवे की नौकरी। अब बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मतलब 10वीं नापास से लेकर और IAS ऑफिसर बनने तक की मैंने आपको नौकरी बता दी सिर्फ एक में। इसके अलावा जब सरकार UPSC की एग्जाम लेती है तो उसमें IAS, IPS और IRS भी होता है, इंडियन रेलवे सर्विसेज। तो अगर आपने UPSC दिया तो UPSC के माध्यम से आप रेलवे सर्विसेज के माध्यम से रेलवे के ऑफिसर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका नाम भारत पुलिस बनू है पवन, मेरा नाम पवन है, तो रेलवे की पुलिस अलग होती है, स्टेट की पुलिस अलग होती है, आर्मी अलग होती है, रेलवे की अलग पुलिस होती है। तो रेलवे की पुलिस की भर्ती भी होती है और आप उसमें जाओ तो वो पूरा आगे वही सारे फायदे जो फायदे बाकी जगह पे। आप समझ गए? हर तरह का बेनिफिट। मेरा मानना है कि आपको जब भी कभी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, कंटाळो आवे ने એટલે ગૂગલ ઉપર જવાનું અને રેલવેમાં કયા કયા નોકરીઓ છે એના વિશે આપણે ઇન્ફોર્મેશન काढो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको इंफॉर्मेशन मिले तो आप दूसरे दिन से एग्जाम के चालू करो।
पता होना चाहिए। आपको पता होगा तो कल हो सकता है इसका फायदा मिला। मैं एग्जाम्पल देता हूं। अभी 3 साल पहले यहाँ पे एक मामलतदार थे, वो मेरा स्टूडेंट थे, पहले बीटेक इंजीनियरिंग करते थे, मैं विद्यानगर में था पहले। तो सर देसाई करके था, अपने उत्तर गुजरात से। गुजरात के हर एक एमएलए का नाम उसको याद मालूम, कया सीट ऊपर थी कवे एमएलए थे, आने कोणे हरावी एमएलए बने भी कया पार्टी माथी कितना वोट थी जीत तो तू खबर। एक दिन मैं ऐसे बैठा था उसके साथ, मैंने कहा कि तुझे इतना सब याद कैसे रहता है? बोलता मुझे बहुत मजा आता है। मैंने उसका टीसीएस में प्लेसमेंट हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया था। मैंने कहा तू नौकरी छुपे, टीसीएस छोड़, तू जीपीएससी की तैयारी कर। उसे जीपीएससी की तैयारी शुरू की, पहले अटेम्प्ट में वो मामलतदार बना, फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कहां पे था? सोशल इंजीनियरिंग में। किसमें? और पढ़ रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसको सामाजिक इश्यू में ज्यादा इंटरेस्ट था। ऐसे लोग अगर सही दिशा में जाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा हो, उसके साथ आप 1 घंटे बैठो, हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। सर आप ना करो, गाँव वाले तो बात ना करो, फिर वो गांव की बात बताएगा कि क्या क्या आप अनुभव करते हैं। द पॉइंट इज आपने खबर होनी જોઈએ કે કયા કયા પ્રકારની નોકરીઓ માર્કેટમાં છે, એના માટે કયા કયા આપણા પ્રિપરેશન હોવા જોઈએ। તો જો આપણને ખબર હશે તો કાલે કદાચ આપણને ઉઠાય કે ના મારે આના પછી આ કરવું છે, તો તમે તરત તૈયારી પ્રારંભ કરી શકશો। બરાબર? નેક્સ્ટ તમારામાંથી કેટલા એવા છે જેમને આમ બારી ઉપર બેસીને આમ વાદળો જોવાનું ગમે? એમ આલસુ? ઓકે, હવે જો તમને કહું કે તમારે બારીમાંથી વાદળો જોવાના છે, काले बादल, सफेद बादल, बादल के ऊपर बादल, बादल के नीचे बादल, आगे बादल, पीछे बादल, चारों तरफ बादल ही बादल, और महीने का 5-6 लाख रुपए पगार, कितना को ऐसी नौकरी चाहिए? कोई तुक्का मारेगा? कौन सी नौकरी? पायलट। पायलट को हवाई जहाज पे करना क्या होता है? कुछ नहीं। एरोप्लेन पूरा ऑटो मोड पे होता है। किस पे होता है? जब एरोप्लेन उड़ता है तब, टेक ऑफ करता है तब, और जब लैंड करता है तब। दो समय पायलट को पूरी जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसको मैनेज करना होता है। और बीच बीच में जब हवाई जहाज हवा में होती है ऊपर, तो बीच बीच में देखना होता है कि बराबर चले से बोलूं। बाकी वहां पे कोई आपको क्लच, गियर, स्टीयरिंग आगर कागड़ो अभी तो आम जाम आम नहीं करवानो। प्लेन ऑटोमेटिक मोड पे होता है। बराबर? हवाई जहाज में पायलट एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और दुनिया में पायलट्स की आवश्यकता इतनी ज्यादा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अभी हमने जो फ्रांस से फाइटर प्लेन खरीदा, क्या नाम है? राफेल। उसको लड़कियां भी उड़ाने लगी हैं। फीमेल पायलट फ्लाइंग फाइटर प्लेन 1 मिनट के अंदर भरूच से सूरत, कितने मिनट में? 1 मिनट। भरूच से सूरत 10 मिनट में। भरूच से मुंबई। कौन फ्लाई करता है? लड़के भी और लड़कियां भी। पायलट सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है उन लोगों के लिए जो हवा में उड़ना चाहते हैं और चाहते हो कि दुनिया में किसी भी देश में मैं जाना चाहता हूं, मैं जा सकूं, आप पायलट बन सकते हो। और उसके लिए पहली क्राइटेरिया, आंख पर ढक्कन नहीं होना चाहिए। अनवाटी ढक्कन, चश्मा। क्या होना चाहिए? चश्मा ना। अगर चश्मा आ गया है तो ये वाली चीज आपके काम की नहीं। लेकिन चश्मा आ गया है तो चश्मा उतर सकता है, और उसको उतारने का और चश्मा नहीं आने का एक ही फॉर्मूला है। कितनों को जानना है? ओके, भारत माता की
ऊपर करिएगा, डन। और जो हाथ आपका नीचे है वो नीचे रहने देना अभी। जो ऊपर किया है उससे आप धीरे धीरे ऐसे राउंड फेस बनाओ, पूरा चंद्रमा हो गया। अब जो दूसरा हाथ नीचे है उसको ऊपर करिए धीरे से, और ये हाथ चालू रखो, दूसरा हाथ ऊपर करिए, और दूसरे हाथ से हवा में अपना नाम अंग्रेजी में लिखो। दूसरे हाथ से हवा में अपना अंग्रेजी में नाम लिखो। ओके, थैंक यू। अब अगर आपको पायलट बनना है तो उसके लिए आपके आंख पे नंबर नहीं होना चाहिए, और नंबर नहीं होने का सबसे अच्छा उपाय मोबाइल मुक्त जीवन। कौन सा जीवन? कौन सा जीवन? कौन सा जीवन? मोबाइल से जितनी दूरी पायलट की नौकरी से उतना ज्यादा करीबी, और जितना मोबाइल नजदीक पायलट की लाइफ से उतना दूरी। आपको सिर्फ एक सैक्रिफाइस पहला करना है। क्या सैक्रिफाइस करना है? श्री श्री मोबाइल देवता को, उनके ऊपर एक नारियल लेके जय श्री राम। अरे नहीं बेटा, कल से हमने तुमको छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। हो पाएगा? अब कितने लोगों को पायलट बनना है? मतलब कितने लोगों ने मोबाइल छोड़ने का निर्णय ले लिया है? ओके भाई, पायलट बनने की पहली क्राइटेरिया है आंख का नंबर। दूसरी क्राइटेरिया आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैसी? अब अंग्रेजी अच्छी होने के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ना जरूरी नहीं होता है। ये तो भ्रम है कि इंग्लिश मीडियम वालों को अंग्रेजी आती है। ऐसा दुनिया में आज तक हुआ नहीं। इंग्लिश चाहे गुजराती मीडियम में पढ़ो चाहे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ो, जिसको सीखनी होती है उसको इंग्लिश आती है। आप मीडियम में पढ़ने से अंग्रेजी नहीं आती। मैंने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम में की, और मैं इस समय 12-12 घंटे लगातार अंग्रेजी में सेशंस लेता हूं। हिंदी मैंने बोलना 10वीं के बाद सीखा, गुजराती बोलना मैंने कॉलेज के बाद सीखा। मैं गुजराती में भी घंटों के सेशंस लेता हूं, अंग्रेजी में भी लेता हूं, हिंदी में भी लेता हूं, भोजपुरी में भी लेता हूं। भाषा सीखने की अगर धगस हो तो मीडियम कौन सा महत्वपूर्ण नहीं। आपको रोज सिर्फ 5 नए शब्द सीखने हैं। कितने? और उसके लिए कहीं कोई नर्मदा तट की जाने की जरूरत नहीं है। आप क्लास में बैठते हो, क्लास में आपके टीचर, चाहे वो पीटी टीचर हो, चाहे वो मैथ पढ़ाते हो, चाहे वो सोशल साइंस पढ़ाते हो, चाहे हिंदी गुजराती पढ़ाते हो, आप 1 घंटे ध्यान से उनको सुनो ना, तो 5 नए शब्द हर टीचर 1 घंटे में बोल के चला जाता है। सही है गलत? आपको 5 वर्ड पकड़ लेना है, लकी लेवानो याद कर लो। आप रोज के 5-5 वर्ड भी पकड़ो ना, तो भी 2 साल के बाद आप अंग्रेजी बोल पाओगे। आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके टीचर्स जब क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से अपने दोनों कानों का उपयोग करके उस शब्द को कैच कर लें। और जो तीसरी चीज जरूरी है वो है मैथमेटिक्स ऑफ 6, 7, 8 एंड 9। 6ठा, 7वां, 8वां અને 9વાं ધોરણનું ગણિત જો તમને આવડતું હોય તો તમે પાયલટ બની શકો। અને સાયન્સ 6ઠું, 7મું, 8મું, 9વાं ધોરણનું તમને સાયન્સ આવડતું હોય તો તમે પાયલટ બની શકો। अब कोई है इसमें जो बोलेगा कि ना मैं तो 6ठा धोरण का मैथ छोड़ दी थी, हमने तो 7वां धोरण में साइंस होता बस है, एंड सोशल साइंस तो नहीं एडवांस है। कोई इसमें से आपने जो भी 6, 7, 8, 9 में पढ़ा है जीवन पर्यंत
किसी भी तरह के पढ़ाई में जाओगे, नौकरी में जाओगे, ये सारे कोर्सेज आपको काम आएंगे। आपको मैं पूरा छाती ठोक के दावे के साथ कहता हूं, मैंने 5000 से ज्यादा लोगों को आईएएस, आईपीएस और अनेकों परीक्षाओं की तैयारी कराई है। अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 4 धोरण जिन लोगों ने पूरी ताकत से पढ़ी है, वो जीवन में आज तक कभी असफल नहीं हुए। कौन से 4 धोरण? 6, 7, 8 और 9। તમારે કેટલા લોકોને નીટ કરવું છે? બતા આગળ જઈને મેડિકલ एग्जाम આપવી છે। मेडिकल एग्जाम आप जिस दिन नीट की तैयारी चालू करोगे ना, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सबसे पहले 8वां 9वां धोरण से शुरू होगा। आप अपने टीचर से पूछिएगा, जो बायोलॉजी के टीचर्स होंगे अथवा तो जो नीट की प्रिपरेशन कराते होंगे, 8वां 9वां धोरण की साइंस की किताब से आपकी नीट की तैयारी चालू होती है। और अगर आपने जेईई की तैयारी शुरू की, 8वां 9वां 10वां धोरण के मैथमेटिक्स से आपकी जेईई की तैयारी चालू होगी। टीचर्स में गलत हो तो बोलिएगा। मतलब 6, 7, 8 और 9। अब आपका प्रश्न होगा, मैं ये बता क्यों रहा हूं? बहुत सीधा रीजन है। तमे 7वां धोरण में छो, तमे टाइम बढ़े, कंटाळो तो है, छठा धोरण को छोकर पकड़वालो एने के मैथ बढ़ते हो। आपका छठी धोरण का मैथ रिवाइज हो गया। आप 8वीं में आए, कोई 6, 7 का मिल गया, उसकी साइंस उसको पढ़ा दो, उसको आपने पढ़ाया, आपका रिवाइज हो गया। मतलब आगे पाठ पीछे सपाट, आगे जाते रहो पीछे भूलते जाओ, मतलब गए। आगे जाओ और पीछे वाला भी रिवाइज करते जाओगे, तब जाके आगे बढ़ोगे। अधिकतर समस्या कब आती है? जब हम आगे तो बढ़ते हैं और पीछे वाला डिलीट करते जाते हैं। अबे या तो छठुपति क्यों, अबे छठु के याद नहीं कर लो अपने हो, ये तो બધું नोटबुक, चोपड़ा, बादाम, कचरा में पस्ती वाला ना के हो। अरे जिस दिन आपकी छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं की किताब और नोटबुक पस्ती वाले के पास गई, आपका करियर भी पस्ती में जाना शुरू। जय गणेशा। राइट, नेक्स्ट मैन। एरोप्लेन में एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, हर प्लेन में एयर होस्टेस होती है। कौन होती है? आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ, एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ होता है। हर एयरपोर्ट पे टेक्निकल लोग होते हैं। अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का हवाई जहाज बिगड़ गया था, तो उनका हवाई जहाज रिपेयर करने के लिए इंजीनियर एक अलग से प्लेन लेके कनाडा से दिल्ली आए। आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है आदमी। और उन्होंने रिपेयर किया, उसके बाद प्लेन उड़ी। भारत आने वाले 10 साल के अंदर 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है। बड़ौदा में साल भर पहले सरकार ने टाटा और बोइंग के साथ मिलकर 100 सीटर प्लेन बनाने की प्लान में डाला है। कहां पे डाला है? बड़ौदा में। भरूच से कितना दूर? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर हम क्या बनाने जा रहे हैं? हवाई जहाज। अब वहां पे कौन चाहिए होंगे? लोग कहां से आएंगे? हमारे में से। हमको पता होगा तब ज्वाइन करेंगे। इसको बोलते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? अब एरोनॉटिकल वाला तो प्लेन बनाता है, पर उस प्लेन में कौन सा मटेरियल यूज होगा ये कौन डिसाइड करता है? फिजिक्स वाला। कौन? फिजिक्स वाला। मतलब फिजिक्स वाला कोचिंग नहीं, फिजिक्स वाला मतलब जिसने फिजिक्स में बीएससी किया है अथवा बीएससी में फिजिक्स पढ़ा है और एमएससी फिजिक्स मटेरियल साइंस से किया हो अथवा तो फिजिक्स के दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ा हो, वो आदमी क्या करता है? मटेरियल प्रोवाइड करता है। किसको? एरोनॉटिकल वालों। मतलब जितना जरूरी बीटेक एरोनॉटिकल है, जितना जरूरी बीटेक मैकेनिकल है, उतना ही जरूरी बीएससी फिजिक्स और एमएससी फिजिक्स भी है। पर हम लोग क्या समझते हैं? ना ना आप બધું કામ કોણ કરે? इंजीनियर। એવું નથી। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको ऐसा कोर्स करना है? कौन एक ऐसा कोर्स बताओ
कि कॉलेज में भारत में करूं, पर कॉलेज करते करते मुझे विदेश में जाकर इजराइल, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएस, वहां जाकर महीने 2 महीने रहने का मौका मिले, फिर वापस है और खर्चा 1 रुपया नहीं देना, सरकार देगी। कौन देगा? कितने लोगों को ऐसा कोर्स पढ़ना है? ओके, कॉलेज का नाम लिख लो। कितने लोग कंटाल गए? कितने लोगों को कंटाल गया चलना? ओके, कॉलेज का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। क्या नाम है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आईसर। क्या बोलते हैं? आईसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आईसर, IISER। क्या है? IISER, आईसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। यहां पे यदि आपका एडमिशन होता है, एक और उसके बगल में लिख लो IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर, IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लिख लिया दोनों? अगर इनमें से किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है तो ये डिग्री देते हैं BSc का। किसका? लेकिन अगर आप BSc कर रहे हो यहां से और BSc करते करते आपको ऐसा लगे कि हमारे से नहीं पोलैंड जाना होती है, मैं सुना पोलैंड बहुत खूबसूरत है। आपको कुछ नहीं करने का, पोलैंड के सारे यूनिवर्सिटी का जाकर के वेबसाइट चेक करने का, वहां पे कोई कॉन्फ्रेंस अथवा तो कोई रिसर्च सिंपोजियम हो रहा है, आप उसमें फॉर्म भर दो। अगर उन्होंने लेटर भेज दिया कि ठाकुर आओ पोलैंड रिसर्च कॉन्फ्रेंस में, तो आपको पेपर सरकार को भेज देगा कि हमको पोलैंड 1 हफ्ते के लिए बुला रहा है। सरकार आपका आना जाना रहना खाना पीना सब कुछ सरकार खर्चा देगी। तुम्हारे जवानों 1 अठवाडिया रेवानो पाछू आपको रेवानो। कैसा लगा? अच्छा लगा? अब एक चीज और बताओ, अगर इन कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है और कल आपको ऐसा लगा कि नहीं मेरे को मास्टर्स विदेश में करना है, तो इसमें एक स्कॉलरशिप, उसका नाम है STEM, स्टेम स्कॉलरशिप, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, STEM, स्टेम स्कॉलरशिप, जिसमें अगर आपका नाम आया तो अमेरिका की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी जिनकी फीस साल की 1 करोड़ 2 करोड़ होती है, वहां पे आपका एडमिशन होगा मफत मफत मफत। कितनी फी? 1 करोड़ से 2 करोड़ भारतीय रुपए के हिसाब से वहां पे आपको फी कितना देना होगा? मफत मफत मफत। इसके साथ रहना खाना पीना भी मफत मफत। बोलो कितने लोगों को अच्छा लगा सुन के? आप एक लोग हो तुम्हें? अच्छा, कितने लोगों को मालूम था पहले से? अच्छा, आपको पता था? हेलो देवता, पता था? ओके, तो एक बार इस स्टेम स्कॉलरशिप के लिए 1 2 3 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसको पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको देना है जेई अथवा तो नीट। क्या देना है? इस कॉलेज में एडमिशन के लिए भी आपको नीट या जेई के माध्यम से ही एडमिशन होता है। लोगों को लगता है नीट मतलब सिर्फ MBBS और जेई मतलब सिर्फ IIT और IIT मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग। ना बाबा ना, IIT आपको BSc की भी डिग्री देती है, IIT आपको BA की भी डिग्री देती है। ऐसा नहीं है कि IIT सिर्फ आपको BTech कराता है। प्रॉब्लम हमारी क्या है? हम लोग चीजों को डिटेल में नहीं समझते। अब आपको बताओ मैं क्यों कर रहा हूं। एक बात बताओ, अभी जब
जान किसने बचाई? कितने लोग मानते हैं डॉक्टर्स ने बचाई? कितने लोग मानते हैं कि साइंटिस्ट ने बचाई? ये साइंटिस्ट कौन थे? ये साइंटिस्ट बीएससी एमएससी बायोलॉजी वाले थे, बायोसाइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, जेनोमी, फार्मेसी। जिन लोगों ने बायोलॉजी किया था, इन लोगों ने क्या किया बताऊं? 142 करोड़ भारतीयों की जान बचाई। कितने लोगों ने मिलके? 800 लोगों ने मिलके। कितने लोगों ने? 800 लोगों ने मिलके वैक्सीन बनाया, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। वो 800 में से 700 लड़कियां थी। कितनी? जोरदार तालियां उन लड़की साइंटिस्ट को दे। 3 2 3 3 आउट ऑफ 800 700 फीमेल साइंटिस्ट। तो मुझे किसी ने नीचे पूछा कि आपको कैसे मालूम, आप लैब में थे क्या? मैंने कहा मैं लैब में नहीं था, पर दुनिया के जिस भी देश में वैक्सीन गया, एक भी वैक्सीन में अभी तक दाने दाने पे केसर पाया नहीं गया है। अगर भाई लोग होते तो एक मावा का टुकड़ा, माणिकचंद और कौन कौन से होते, बाकी जो भी है, अगर इसी तरह से भाई लोगों 33% तो मिल ही गया है पार्लियामेंट में, 100% कब्जा करने का इरादा है मैडम का। अरे पुरुषों की दशा मैं तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनना। जितने भी प्राणी धरती पर हैं, उन सारे प्राणियों में सिर्फ मनुष्य अकेली प्राणी है जिसमें पुरुषों को पूछा जाता है। बाकी आप गाय बैल में बैलों की कोई जरूरत नहीं रही, गाय है। हरियाणा में एक डॉक्टर मित्तल है, जाकर के गूगल पे सर्च करना, क्या नाम है? डॉक्टर मित्तल, हिसार में, HISAR, हिसार। डॉक्टर मित्तल ने भैंस के टिश्यू से 20 नई भैंसें पैदा की है। उनको सरकार ने पद्मश्री दिया है। क्या क्या? भैंस के टिश्यू से 20 दूसरी भैंसें पैदा की, और गारंटी उसमें एक भी मेल भैंस पैदा नहीं हुआ, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं। आने वाले समय में अगर हम ऐसे पान के गल्ले, दारू के अड्डे और इसी तरह से हम रखड़ते प्राणी रहे, तो बहुत जल्दी हम लोगों को बचाने के लिए भी टीवी में अभियान चलाया जाएगा। धरती पे सिर्फ 1 लाख पुरुष बचे हैं, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए हम आंदोलन छेड़ेंगे। अगर आपको सही तौर पे, भाइयों, ये बात सिर्फ लड़कों के लिए है, और मैं बॉयज स्कूल का प्रोडक्ट हूं, थ्रू आउट मैंने पढ़ाई लड़कों के स्कूल में की और कॉलेज में। अपने जाति बिरादरी की बचाने के लिए पहली और अंतिम लाइन, अगर नशाखोरी से मुक्त नहीं हुए तो धरती हमसे मुक्त हो जाएगी, ये गारंटीड है। किससे मुक्त नहीं हुए? नशाखोरी। किसी भी तरह का नशा मनुष्य समाज का सबसे बड़ा शत्रु है, और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमको पता ही नहीं चलता, चाहे अनचाहे किसी न किसी के कारण के नाते हम बहुत टेंशन है। अलग खींचने से अगर टेंशन कम हो जाता, तो जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सीईओ बैठ के हजारों करोड़ों के बिजनेस करते हैं, वो यही काम कर रहे होते हैं। तो हमारे जितने भी ऋषि महर्षि थे, जिन्होंने बैठे बैठे अपने आश्रमों में इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे साइंस के, उन्होंने तो कभी सच योग मेडिटेशन करके उन्होंने किया। द पॉइंट इज, अगर आने वाले समय में भारत के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा कोई खतरा है तो वो है एडिक्शन। क्या है? एडिक्शन। और एडिक्शन के विरुद्ध हम सब
कि इतना छोटा सा भी नशा करता है, एक अच्छे फुटबॉलर की तरह निकाल कर लात इतनी जोर से मारो कि तुम्हारे क्षेत्र से बाहर निकल के चला जाए। नशाखोर समाज सबके लिए नुकसानदायी है। मैं बताता हूं कैसे। ये एक वैज्ञानिक, अभी मैं शनिवार को वेल्लोर में था, चेन्नई के पास में, तिरुपति के पास में, वहां पे नासा अपने इसरो के चीफ साइंटिस्ट मिस्टर राजाराम जी मेरे साथ थे। आपको बताऊं, एक साइंटिस्ट अपने एक जीवन में जितना लोगों की मदद कर सकता है उतना एक एमबीबीएस एमडी 4 जन्म लेके भी नहीं कर सकता। एक डॉक्टर अपने पूरे जीवन में 1 लाख लोगों की दवा कर सकता है ना? लेकिन एक साइंटिस्ट एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर अपने जीवन जीते और मरने के बाद भी लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बचा सकता है। एग्जांपल देता हूं, होमी जे भाभा, कितना लोगों नाम सुना है? होमी जे भाभा रतन टाटा के परिवार से है। किसके परिवार से? उन्होंने डिसाइड किया कि वो साइंटिस्ट बनेंगे। उनको पता था कि वो एटॉमिक साइंटिस्ट बनेंगे और अमेरिका जैसे देश उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो साइंटिस्ट बने और उन्होंने भारत को एटॉमिक राष्ट्र बनाया। आज चाइना, अमेरिका, दुनिया का कोई भी देश भारत पे हमला करने से पहले 1000 बार सोचता है, क्योंकि उसको मालूम है कि भारत में होमी जे भाभा पैदा होकर एक आदमी आपके देश की सीमाओं को अपने मरने के कई सालों बाद भी सुरक्षित रख सकता है। इसे साइंटिस्ट कहते हैं। विक्रम साराभाई, उनके पिताजी की कई सारी मिलें थी अहमदाबाद में, लेकिन उन्होंने स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन खोलने का निर्णय लिया। उनके जाने के कई दशकों के बाद भी आज जब आप चंद्रयान लॉन्च करते हो तो उसमें जो लैंडर उतरता है उसका नाम विक्रम साराभाई के ऊपर से विक्रम रखना पड़ता है, क्योंकि कई साल पहले एक विक्रम नाम का लड़का उसने एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन खोलने का निर्णय लिया। ये होता है साइंटिस्ट। किसी डॉक्टर के नाम पे सुना है कि किसी दवा का नाम डॉक्टर के नाम पे पड़ गया हो ना? साइंटिस्ट जीते जी और मरने के बाद भी अपना काम करता रहता है, इसलिए साइंटिस्ट हमेशा बाकियों से हमेशा महान होता है। और साइंटिस्ट सिर्फ एक फील्ड में नहीं होते, हर क्षेत्र में होते हैं। कॉमर्स का फार्मूला बनाने वाला भी साइंटिस्ट है, आर्ट्स में नॉवेल लिखने वाला भी साइंटिस्ट है, साइकोलॉजी में नए फार्मूले डिजाइन करने वाला भी साइंटिस्ट है, इकोनॉमिक्स में नए फंड लाने वाला भी साइंटिस्ट है। आपने रुपए की नोट देखी? रुपए की नोट, उस पे कौन से जानवर का फोटो बना होता है? आरबीआई के सिंबल में कौन से जानवर का फोटो बना है? ये सर, ये बोलो जल्दी जल्दी, इतनी देर में तो मैं मुंबई चला गया होता। ये समराइज, ये स्थान शेर, और सर टाइगर, और कोई आपका शुभ नाम? वेदांत के लिए 3 ताली। 1 2 3 3 3। Why tiger not lion? Tiger is the most disciplined animal. क्या है? Tiger is the most disciplined animal. आप अगर उसके एरिया में चले गए तो भूखा हो या ना हो आपको मारेगा। शेर भूखा ना हो तो उसके पूंछ भी खींच लो ना तो घुर्रा के सो जाएगा ऊंगाले से। शेर डिसिप्लिन एनिमल नहीं है, टाइगर डिसिप्लिन है। टाइगर एनर्जेटिक है, टाइगर हमेशा पावर में रहता है, अलर्ट रहता है। पैसा भी वैसा ही है।
टाइगर, अगर आपने उसका नियम तोड़ा तो आप मारे जाओगे। पैसा, अगर आपने पैसे का नियम तोड़ा तो पैसा आपको खत्म। समझा? मतलब जिसने सिंबल सोचा होगा उसने साइंस यूज किया। जैसा ना पेड़ कौन सा यूज होता है, नोट पे कौन सा पेड़ यूज होता है? ये सही बात, नोट देखिए सबने, उसमें पेड़ कौन सा है? ट्री। बरगद मत बोलना, पीपल भी मत बोलना, तुलसी भी मत बोलना, बनियान भी मत बोलना, पाम अथवा तो नारियल। किसका? क्यों? साइंस। नारियल के पेड़ पे चढ़ने के लिए स्किल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आप चाहोगे नहीं मैं तो चढ़ूंगा, पैंट फटेगा, चढ़ नहीं पाओगे। नारियल के पेड़ पे चढ़ने के लिए क्या चाहिए? स्किल। अब मान लो आपने हिम्मत करके थोड़ा चढ़ भी लिया और अगर स्किल नहीं है तो सड़क से नीचे आओगे। आपने थोड़ी स्किल सीख ली, अब चढ़ गए, ऊपर टहनी नहीं होती, वहां टिकने के लिए फिर से स्किल चाहिए। और क्या चाहिए? टूल्स चाहिए। क्या चाहिए? पैसा भी ऐसा ही है, पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए? स्किल। पैसा बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? लगातार चढ़ने की ताकत। और अमीर बने रहने के लिए क्या चाहिए? टेक्निक। नहीं तो पैसा कमाते बहुत सारे लोग हैं, सर ने हजारों लोगों को अमीर बनते देखा होगा, और जिस स्पीड से अमीर बनते हैं उसी स्पीड से गरीब भी बनते हैं, क्योंकि उनको ऊपर टिकने के लिए आता। इसीलिए नोट पे किसका फोटो है? नारियल अथवा पाम ट्री का, क्योंकि उस पर चढ़ तो जाओगे ठाकुर, टिके ना रह पाओगे। तो जिसने सिंबल डाला है वो क्या है? साइंस। क्या हुआ? सोचो, जितना आप बेहतर सोचोगे उतना बेहतर व्यक्ति बनोगे। नेक्स्ट मैन, एक और। आप में से कितने लोग यहां पर बैठे हैं जो ऐसा मानते हैं कि भारत को आने वाले समय में अमीर बनाने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है टेक्निकल कॉमर्स के लोग। क्या चाहिए? क्योंकि डॉक्टर भी पैसा किसको देता है संभालने के लिए? कॉमर्स वालों को। इंजीनियर भी अपना पैसा संभालने के लिए किसको देता है? कॉमर्स वालों को। तो कॉमर्स वालों को साइंस वालों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 11th 12th कॉमर्स वाले कितने आ बैठे, अगर आपने कॉमर्स के साथ साथ में सीए, सीएस, लॉ, टूरिज्म, लैंग्वेजेस, एसएपी, ऐसे अभी तो नया आ गया है एआई, चैट जीपीटी, ऐसे जो भी कोर्सेज अगर आपने करे तो आप समझो कि मार्केट में आप एसेट बन जाओगे। लेकिन अगर आपने कॉमर्स वो दो चोपड़ा वाला फर्स्ट ईयर में जो चोपड़ी लेके गए शुरुआत किया था, उसी चोपड़ी से थर्ड ईयर अंत भी हुआ, अगर आपने वो वाला कॉमर्स किया तो मार्केट में 10,000 के आसपास की नौकरी मार्केट में मिलती है आज के समय में। 12 घंटे काम, 10,000 रुपए पगार, एक दिन में नहीं आए तो कल से नहीं आएगा। बीकॉम के साथ क्या चाहिए? आइदर सीए या सीएस या तो एसएपी या तो लॉ, ऐसे अनेकों कोर्सेज हैं जो आपको करना होगा। ऐसे 5 साल का बीबीए है, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। 5 साल का लॉ है, आप वो कर सकते हो। 4 साल का आईएमसीए है, आप वो कर सकते हो। ऐसे अनेकों कोर्सेज कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। लॉ, मैं पिछले 1.5 साल से बोल रहा हूं, आने वाले समय में सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी चीज की है तो वो है लॉ वालों। किसकी? LAW, LOVE में समझ लेना, LAW लॉ, कॉमर्शियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ, ऐसे अनेकों कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लॉ है जिसकी खूब डिमांड आने वाले समय मार्केट में। अभी जैसे क्या होता है कि किसी को ओटीपी आता है और अगर ओटीपी उसने सामने वाले को दे दिया तो इसका बैंक अकाउंट खाली हो गया। अब वो केस कौन लड़ेगा? जिसने बीकॉम में एलएलबी किया होगा वो। किसी कंपनी ने टैक्स चुरा लिया और उसके ऊपर ईडी की रेड पड़ गई,
उसका केस कौन लड़ेगा? जिसने भी कॉमन एलएलबी किया होगा वो। मतलब सरकार चाहती है कि ऐसे लोग मार्केट में घूम रहे हैं जिनको कॉमर्स और लॉ दोनों आता है। नेक्स्ट मैम, एक बार और साथियों, भारत इस समय दुनिया का 8वां सबसे बड़ा हथियार बनाने वाला देश है। कौन सा? 8वां। हथियार में क्या? मिसाइल, फाइटर प्लेन, पनडुब्बी, सबमरीन, ऐसे अनेकों तरह के हथियार भारत आज बनाता है। इसमें अगर आपको आने वाले कितने लोग हथियार बनाने में इंटरेस्ट है? कोई नहीं? मैं पूछ इसीलिए रहा था ताकि आपका नाम मैं पुलिस को दे पाऊं। हथियार बनाना यदि आपको पसंद है और आपको है कि यार सर मुझे तो ऐसा बनाना है कि मतलब एक राइफल में 500 गोलियां एक साथ आए और दिल्ली से उठा करके मिसाइल ठोके तो सीधे जाके कनाडा में फूटे। अगर आपको ऐसा सा दिमाग चलता है तो ये एक बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन इसके लिए फिर आपको क्या देना पड़ेगा? एनडीए। क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। लिख लो, 12वां 25वां में एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। कॉलेज के बाद आता है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। दूसरा क्या बोला मैंने? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, दैट इज सीडीएस। एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, एएफसीएटी। एसएसबी, एसएसबी, एसएससी, एसएससी, ऐसे अनेकों एग्जाम्स होती हैं जिनको करने के बाद आप सीधे सेना की तरफ से आप हथियार बनाना, हथियार चलाना और हथियार से रिलेटेड अनेकों चीजों में आपको जॉब मिलती है। लेकिन आप में से कितने लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है? दौड़ना, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट को दुनिया स्पोर्ट्स नहीं मानती है, दुनिया उसको एंटरटेनमेंट समझती है। यस, वेरी गुड। क्रिकेट वाले कितने बैठे हैं? हाँ, तो क्रिकेट स्पोर्ट्स नहीं है। अगर होता तब आप किसी भी सरकारी नौकरी में किसी क्रिकेटर को, हाँ, अगर वर्ल्ड कप चैंपियन वाली टीम में चले गए तो सरकार उनको कैडर दे देती है। स्पोर्ट्स, ओलंपिक, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ। ओलंपिक, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ, इन 3 टूर्नामेंट्स में जो स्पोर्ट्स माने जाते हैं उन्हीं को हम स्पोर्ट्स मानते हैं। कौन कौन से? ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ। क्रिकेट एशियन गेम्स में आता जाता रहता है, इस बार लिया है, जो स्पोर्ट्स के हम सब जानते होंगे। लेकिन फिर अगले साल होगा मालूम नहीं है, क्योंकि आपकी टीम एशियन गेम्स खेल रही है और आपकी टीम एशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेल रही है। एशियन गेम्स कहां हो रहा है किसी को मालूम है? क्रिकेट वाला नहीं मालूम। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है और वो है अग्निवीर। क्या है? अग्निपथ, 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 विजय किरण। अग्निवीर 16.5 से 21 साल की उम्र के बीच के लोग अग्निवीर ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सी नौकरी? अग्निवीर। 12वां 25 अग्निवीर अपाए। मेरी 2 लड़कियों ने लास्ट ईयर इंडियन नेवी ज्वाइन किया। मेरे पास लगभग 3000 ऐसी लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है और वो मुझसे काउंसलिंग लेती है। उसमें से 2 ने लास्ट ईयर इंडियन नेवी ज्वाइन किया। ए भाई, एक लड़की की आपको बात बताऊं सर, उसको मैंने पूछा कि बेटा तुमको क्या बनना है? उसने बोला आईपीएस ऑफिसर। मैंने बोला आईपीएस ऑफिसर पर क्यों? उसने बोला मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, मेरी माँ और मेरी बहनें चाहती हैं मैं बनूं। मैंने कहा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बोले भाई मेरे पिताजी 4 साल से ऑन बेड है। वो एक बार लारी लेके जा रहे थे, पीछे से ट्रक ने ठोक दिया तो उनकी कमर टूट गई, तो वो ऑन बेड है। मैंने कहा तुम्हारी माँ और बहन? बोले मेरी माँ और मेरी दोनों प्यारी बहनें वो घर घर में
पसंद होती हैं और वो तीनों पैसा कमा के मुझे आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं। मैंने उस लड़की से सिर्फ इतना पूछा कि बेटा आईपीएस ऑफिसर का कोर्स यूपीएससी का कुछ जानती हो? उसने 3 मिनट के अंदर सर पूरा यूपीएससी का सिलेबस, कौन सी किताब आवश्यक है, क्या प्रिपरेशन करना है, किस तरह का कंटेंट होता है, 3 से 4 मिनट के अंदर लड़की हनुमान चालीसा की तरह बोल के चली गई। 11th कॉमर्स की लड़की। जिन बच्चों के पास कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं है, राह दिखाने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है, उनको खाना खिलाने वाला नहीं है, उनके ऊपर नजर रखने वाला कोई नहीं है, वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं कोई समझने वाला नहीं है, वो पढ़ाई करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता खानदान को, वो बच्चे रोज के 10-10 घंटे मेहनत करते हैं कि कल अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए मुझे पढ़ाई करना है। और हम में से अधिकतर लोग, जिन लोगों के आसपास में पेरेंट्स आप 2 टाइम का खाना मांगो तो 3 टाइम का खाना देने को तैयार है, जिन लोगों को पेरेंट्स आपको अगर 1 पेन चाहिए तो 2 पेन ला के देने के लिए तैयार है, आपको 1 सेट यूनिफॉर्म चाहिए 3 सेट यूनिफॉर्म ला के देने को तैयार है, आपके टीचर्स आपको जितनी भी मदद चाहिए हर तरह की मदद देने को तैयार है, हमको जब मेहनत करनी पड़ती है तो हमको बुखार आना शुरू हो जाता है। मैं बताऊं, देश में हजारों ऐसे बच्चे हैं। मेरे गांव में एक लड़की है जिसके पिताजी बंबई में मजदूरी करते थे, कारपेंटर वाले कौन सा मिलके। इस साल उसका नीट में गांव में रह के, जिस गांव में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही कभी कभार आती है, उस गांव में उस लड़की ने गांव पे रह के नीट में 575 मार्क्स स्कोर किए। 12th करते करते न कोई कोचिंग, न कोई टीचर, न कोई क्लासेस, न कोई सपोर्ट, न कोई गाइडेंस, ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो देख देख कर उस लड़की ने 575 मार्क्स नीट में इस साल स्कोर किया है। और यहां पे हमको हर तरह का सपोर्ट मिलता है। 150 मार्क्स लाते लाते छोतरे छोतरे निकल जाते हैं। सच है, मैंने उधर साहब तो एग्जाम में थी एंट्री मारा तो लखाई नहीं, मानता एक छापड़ मारो सारे दांत बाहर निकल जाए। जब आपके पास सारी सुविधाएं थी तो आपको पढ़ने से रोका किसने था? पर लफड़ा हमारे साथ ये है कि जो एक काम हमको हमारे घर के लोग देते हैं, हमारे परिवार के लोग देते हैं, हमारे टीचर्स देते हैं, एक काम से हमको करना होता है। 24 घंटे में ना हमको नौकरी करनी है, ना बर्तन धोना है, ना कपड़ा धोना है, ना खाना बनाना है, ना झाड़ू करना, ना पोछा करना है, ना पैसा कमा के लाना, हमको कोई काम नहीं करना। उसके बाद में हमसे पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती? अगर हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती तो मैं देशद्रोही हूं, मैं इस राष्ट्र का सबसे बड़ा कलंकित व्यक्ति हूं, क्योंकि ये आपके पास जो सुविधाएं पहुंची हैं ये हमारे 1500 सालों के तपस्या का रिजल्ट है। हमारे पूर्वजों ने अपने सर कटा दिए, उन्होंने हजारों लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उन्होंने अपना खून बहाया, तब जाकर के हमारा देश आज इस हालत में पहुंचा है। और आपके पास जो सुविधाएं हैं, चाहे इंटरनेट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे आपके लिए पढ़ाई के लिए घर हो, चाहे किताबें हैं, चाहे स्कूल है, चाहे टीचर्स हैं, आपके पास जो भी सुविधाएं हैं हमारे 1500 साल तपस्या करने का रिजल्ट है। आप गलती से मत मान लेना कि आपके पास जो सुविधाएं हैं आप इसके लायक थे। आपको ये मिला इसलिए है क्योंकि हम और हमारे पूर्वजों ने पसीना बहाया। हम चाहते थे कि राष्ट्र एक ऐसी पीढ़ी आए, एक ऐसी पीढ़ी पैदा हो जिसको खाने की कोई कमी ना हो, पढ़ाई के लिए किताबों की कोई दिक्कत ना हो, उनको लिए स्कूल की दिक्कत ना हो, उनके पास हर तरह की सुविधाएं हो, ताकि आने वाले समय में 1500 साल पहले जो भारत को हमने गंवाया था, जो आक्रमणकारियों ने हमसे छीना था, हम वापस प्राप्त कर सके। और उसको प्राप्त करने के लिए आपकी जनरेशन पैदा हुई है। और अगर आपने पढ़ाई नहीं की, आपने मेहनत नहीं की, तो आने वाले समय में आपके पूर्वज और आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। आपकी जिम्मेदारी है कि जिस लेवल पे लाकर हमने भारत को खड़ा किया, इसको आगे कैसे लेके जाए। आपको पढ़ाई
करोड़पति बनने के लिए नहीं करना है, आपको पढ़ाई इंजीनियर बनने के लिए नहीं करना है, आपको पढ़ाई डॉक्टर बनने के लिए नहीं करना है, आपको पढ़ाई इसलिए करना है कि दुनिया के किसी कोने में अगर कोई आदमी भूखा मर रहा हो तो एक भारतीय उसको खाना खिला सके। आपको पढ़ाई इसलिए करना है कि दुनिया के किसी कोने में अगर कोई आदमी को कोई बीमारी है तो उसको दवा भारत से पहुंचे। आपको पढ़ाई इसलिए करनी है कि दुनिया के किसी कोने में ठंडी के नाते अगर कोई आदमी ठंडी से मर रहा हो तो उसके पास ब्लैंकेट हम भारत की ओर पहुंचाएं। पढ़ाई हमको इसलिए करनी है कि दुनिया का कोई आदमी प्यासा न मरे। पढ़ाई हमको इसलिए करनी है कि दुनिया के हर आदमी के पास वो सारी सुविधाएं हो जो सुविधाएं मेरे पास हैं। और ये हमने कर दिखाया। इस कोरोना में हमने 28 देशों को खाना खिलाया है। कितने देशों को? 171 देशों को, 171 देशों को हमने दवा खिलाया है लॉकडाउन में। ये हमारी पीढ़ी ने किया। हमारी पीढ़ी जो आपके चारों तरफ बैठी हुई है ना, ये हमारी पीढ़ी ने किया। 171 देशों को, अपने 142 और 171 में अमेरिका में सम्मिलित है। हमने फ्री में दवाई दी, हमने वैक्सीन बनाया तो कई नहीं लगभग 60 से 70 देशों को हमने फ्री में वैक्सीन दिया कि तुम भी सुरक्षित रहो, हम भी सुरक्षित रहे। ये भारत है। हमने जब टंकी में अर्थक्वेक आया तो हमारे इंडिया के लोग, दुनिया के सबसे पावरफुल इंडिया था, लोगों को जमीन पे जो दबे हुए थे उनको जिंदा निकाला। ये हम हैं। हम वो लोग हैं कि हमारे पास जब पावर आता है, हमारे पास जब कोई ज्ञान आता है, हमारे पास कोई शक्ति आती है तो हम दुनिया की मदद के लिए खड़े होते हैं। इसलिए भारत को दुनिया के शिखर में पहुंचने के लिए तैयार होना होगा और उसके लिए हमको आपके कंधों की आवश्यकता है। कितने चाहते हो कंधा देना? आपको भारतवर्ष को दुनिया के शिखर पर ले जाने के लिए आपको भारतवर्ष को दुनिया के शिखर पर ले जाने के लिए पढ़ना है। और भारत जब भी कभी पावरफुल बना, हमने कभी दुनिया के किसी देश पे हमला नहीं किया, हमने कभी किसी का खून नहीं बहाया, हमने कभी दुनिया में किसी का भी शोषण नहीं किया। हम वसुधैव कुटुंबकम, G20 मीट, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। दुनिया एक परिवार है। दुनिया का हर एक व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है। जो मेरे पास है वो दूसरों के पास भी होना चाहिए। अगर दूसरे के पास कोई कमी है तो उसको पूरा करने के लिए एक भारतीय उसके पास खड़ा हो, ये हमको सामर्थ्य हासिल करना है। साथियों, भरूच एक उन पवित्र जमीनों में से है जो भगवान परशुराम, मां नर्मदा, अनेकों ऋषियों द्वारा पवित्र की हुई जगह है। आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, उन महान संतों की परिश्रम तपस्या के अंश हैं जिन्होंने इस जमीन को एक तपोभूमि बनाया। आपको पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि आगे चल करके आप आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई आपको इसलिए करनी है क्योंकि उस तपस्या को हम आगे कैसे लेके जाएं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हट के सोचो। पैसा हर कोई कमा लेता है, पैसा कमाना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है मुस्कुराते हुए पैसा कमाना। मैं जो भी काम करूं मुस्कुराते हुए करता हूं। और क्या है, एक मैं लास्ट चीज बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन इनवाइट करूंगा। कितने लोग ऐसे जो चाहते हैं कि मैं ऐसे कॉलेज में पढ़ाई करूं और जहां से पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी पक्की पक्की हो, जो ही कॉलेज से बाहर पाँव रखूं गवर्नमेंट जॉब में, और सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मेरी रिपोर्टिंग है, साल का 50-60 लाख रुपए पगार चलेगा, गाड़ी 8-10 पुलिस वाले रहे सुरक्षा देने के लिए, बराबर, और तो कुछ नहीं चाहिए। कितने लोग ऐसी जगह पढ़ना चाहते हैं? कॉलेज का नाम है नाइसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। क्या है? नाइसर, NISEER, नाइसर। यहां जब पढ़ते हो तो आप एटॉमिक साइंटिस्ट बनते हो। क्या बनते हो? कौन सा साइंटिस्ट? एटॉमिक।
परमाणु वैज्ञानिक। एटॉमिक का उपयोग सिर्फ परमाणु बम बनाने में नहीं होता, एटॉमिक का उपयोग मेडिसिन से लेकर और स्पेस रिसर्च तक हर जगह पे होता है। एटॉमिक साइंटिस्ट दुनिया के सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले लोग हैं। अच्छा एक और તમારા मध्ये કેટલા લોકો એવા બેઠા છે જેમને ગણિત ખૂબ ગમે છે? આ સાહેબ વાત માટે તો હું कॉलेज का नाम लिखो। अगर आपको यहां एडमिशन मिला तो आपको बीएससी मैथमेटिक्स अथवा तो स्टैटिस्टिक्स या बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री मिलती है। यहां पे आज तक एक बार आईआईटी पवई, आईआईटी मद्रास वाले को नौकरी ना मिली तो चलेगा। इस कॉलेज में पढ़ा हुआ आदमी पिछले 50 साल में आज तक ऐसा कोई ना निकला जिसको जॉब ना मिली हो, और सैलरी लगभग 35, 40, 50, 60 लाख रुपए साल का होता है। कितने लोगों को जानना है? भारत माता की जय, भारत माता की जय। कॉलेज का नाम है आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। क्या है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। अगर आपको नाइसर, आईसर अथवा तो आईएसआई में एडमिशन मिलता है तो आपको टोटल फीस भरनी है 0। कैसे? यहां पे फी होती है लगभग 20 से 25 हजार रुपए साल की, और सरकार देती है स्कॉलरशिप 49,000 रुपए। तो फीस 0 हो गई। सरकार देती है 2 रुपया और लेती है 1 रुपया, तो 1 रुपया हमारा बचा, तो फीस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। और अगर आपका एडमिशन हुआ तो प्लेसमेंट, इंटरनेशनल जॉब, गवर्नमेंट जॉब, ऐसे अनेकों चीजें आपको मिलती हैं। ऐसे देश में अनेकों कॉलेजेस हैं, अनेकों स्कूल्स हैं। आपको साइकोलॉजी अच्छा लगता है? कितने लोग आपस में बात करना खूब अच्छा था? सर ऐसा है कि आज मैं सुबह उठा ना, सोचने के बाद बहुत नींद आ रही थी, उसके बाद सर मम्मी ने बोला 2 किलो मैं गर्म कर दूध के और दूध पी करके मैं खाना हो गया, मैं नहाया, कितने लोगों को बातों करना खूब गमे? यस। अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे जिनको 2 लोगों को झगड़ा लड़ाने में बहुत मजा आता है? बहुत बढ़िया। अब शाम को आप न्यूज चैनल खोलना, वहां पे एक बंदा बैठता है, 2 इधर 2 इधर। आपको क्या लगता है राहुल गांधी का अटैची है, सब उठानी चाहिए नहीं उठानी चाहिए? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। अब वो एक बंदा नीचे बैठता है, 2 इधर 2 इधर, मुर्गे लड़ाना होता है, वो लड़ रहे होते हैं। साल का 1 करोड़ रुपए वो पगार पाता है सिर्फ 4 लोगों को लड़ाने। इसको बोलते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको सर मुझे कुछ ऐसी नौकरी बताओ जिसमें मुझे सोना है, एसी लगा हुआ हो, 18-20 डिग्री टेम्परेचर, फुल एसी, ऑफिस में जवानों उम्मीद जवानों, सारे उठवानों घर आते हो, महीने 1-2 लाख रुपए पगार। कितना लोगों ने ये चाहा? आंसर ओके। तुमको जो चीज आती हो उसमें नौकरी है, लेकिन लफड़ा सबसे बड़ा ये है उस नौकरी तक पहुंचने की जो यात्रा है, उस यात्रा में 6, 7, 8, 9 की मैथ, साइंस, सोशल साइंस और अंग्रेजी, ये 4 आएगा और इन 4 के बिना लगभग जितने भी विकल्प मैंने बताए उनमें से सारे विकल्प आपके लिए 0 हैं। अगर ये 4, 6, 7, 8, 9 4 धोरण के साइंस, मैथ, सोशल साइंस और इंग्लिश, अगर ये 4 नहीं आती है, और अगर ये 4 आता है तो सारा रास्ता क्लियर। भाई आप कुछ
कुछ भी पाताल से लेकर आसमान तक किसी भी कोर्स ऑफ करियर के बारे में आप पूछ सकते हो। आई विल मोर देन हैप्पी टू आंसर। यस, एनीवन, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, तुलनात्मक कोई भी भाषा में तरह से पूछी सकते। यस, कुछ भी, अगर एग्जाम में आप जाते हो आपको याद। ओके, क्या नाम तुम्हारा? कार्तिक। तो कार्तिक के जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। क्या नाम तुम्हारा? कार्तिक। हार्दिक, मैं हार्दिक के लिए हार्दिक तालियां। अरे आप एक प्रश्न का उत्तर को एक से जोड़े आपेश। આપણે 2 વર્ષ ઓનલાઈન ભણ્યા બરાબર, કોરોનાના સમયમાં આપણને ગમતું નહોતું છતાંય આપણે ઓનલાઈન ભણતા। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है, ध्यान से सुनना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सबके हैं। આ બંને પ્રશ્નો બધાના છે। તમે 12મા ધોરણમાં હો કે 6ઠા ધોરણમાં, આ પ્રશ્ન બધાને મૂંઝવે છે કે અત્યારે અમને દાખલા કેમ યાદ નથી રહેતા, ફોર્મ્યુલા કેમ યાદ નથી રહેતા, મોટા મોટા પ્રશ્નોના આન્સર કેમ યાદ નથી રહેતા। અમે જ્યારે સ્કૂલોમાં ભણતા હતા, તમારા પેરેન્ટ્સ જ્યારે સ્કૂલ અને કોલેજમાં ભણતા હતા, અમે લોકો 3 નોટ બનાવતા। એક ક્લાસરૂમમાં રફ નોટ, બીજું સાંજે ઘરે જઈને સફ નોટ, અને ત્રીજું એક્ઝામ માટે ફાઇનલ नोट। अरे फोटो तो कहियो, हम लोग 3 नोट बनाते थे और कुछ उसमें भी नोट आए थे। एक चौथी बनाते थे वेरी इंपॉर्टेंट नोटबुक, ये एग्जाम में खास एक जुदी रखे और પછી तैयार करें। हम लोग एक क्वेश्चन को कम से कम 4 बार लिखते थे। कितनी बार? इसके अलावा अगर स्कूल में टेस्ट हुआ, जिस चैप्टर का टेस्ट है उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन घर पे लिख के हम प्रैक्टिस करते थे। क्या करते थे? लकीर प्रैक्टिस करते। તમારી પેઢી 2 વર્ષ ઓનલાઈન ના લીધે ગણિતના દાખલા બી ગણવા કરતા વાંચવાનું વધારે પસંદ કરતા હોય છે। સાચું કે ખોટું? હવે ગણિત વાંચવાનો સબ્જેક્ટ નથી, ગણિત ગણવાનો વિષય છે। ગણિત गणवान विषय है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लिखोगे, उतना ज्यादा आपको गणित के दाखले एग्जाम में याद आएंगे। मोटा प्रश्नों का उत्तर भी एक बार आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद एक बार आपने सोच लिया, अब एक क्वेश्चन एक ब्लैंक पेपर पर लिखवानु करे आने अपने आप रिकॉल करके उसका आंसर लिखने का। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा लिखोगे, क्योंकि आपकी एग्जाम लखवानी एग्जाम है, बोलवानी एग्जाम नहीं। ले आपने करना शुरू, हम इसीलिए बोलते हैं पढ़े लिखे। जिसने पढ़ा है उसने लिखा भी होगा। आपको कोई बोलता है पढ़ा हुआ आदमी है, किसी ने बोला है? क्या बोलते हैं? पढ़े लिखे आदमी है, मतलब जितना पढ़ा है उतना ही लिखा। दोनों 50-50% होता है। तो जो आदमी जितना ज्यादा लिखता है उसको उतना ज्यादा याद रहता है। इसलिए कई लोग ऐसे होंगे जिनको लिखने की आदत होगी, ऐसे उनको लगता है मुझे कहीं याद नहीं, एग्जाम के 5 मिनट पहले खबर नहीं सुनता है तो याद नहीं, पर क्वेश्चन देखते उनको याद आता है। हाँ हाँ, क्योंकि लखवानी क्यों छे ने એટલે લખેલો વ્યક્તિ એક્ઝામ ના સમયે એને અચાનક યાદ આવે, અને ભણેલો વ્યક્તિ એને બધું યાદ હોય पर एग्जाम में याद ना, कारण वो लख्यू ना। એટલે जिसने भी बैलेंस किया वही एग्जाम में दिखेगा। समझ आ गया? अब और कोई प्रश्न? कंसंट्रेशन के लिए इनको क्या क्लास पे ध्यान नहीं देते। देखो, क्लास में कंसंट्रेशन का सबसे अच्छा तरीका है अच्छा खाना। क्या है? जो लोग मैगी, पफ, बर्गर, पिज्जा, पास्ता एंड जो भी है इसके भरोसे आते हैं,
वो ब्रह्मा विष्णु महेश खुदा पैगंबर सबको इकट्ठा कर लो तो भी पढ़ाई में ध्यान लगने वाला नहीं है। पढ़ाई में ध्यान तब लगता है जब आदमी स्वस्थ भोजन खाता है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास और विकास होता है। क्या होता है? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ विचार दिमाग का विकास होता है। जितना ज्यादा हरी सब्जी खाओगे, जितना ज्यादा कठोर खाओगे, जितना ज्यादा दूध पियोगे, जितना ज्यादा फल खाओगे, जितना ज्यादा रोटी खाओगे, जितना ज्यादा बाजरा चना इस तरह के आइटम खाओगे, उतना ज्यादा क्लास में मन लगेगा। आप इस बात को मानो या ना मानो, 2 मिनट की मैगी जैसी जाती है वैसी ही जाती है। जो चीज आप खाते हो वैसा ही व्यक्तित्व आप बनते। इसीलिए हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मैं महाभारत जब पढ़ता हूं ना तो महाभारत में आप पढ़ोगे कभी तो उसमें लिखा है कि भीम के ऊपर 50 गधे आकर के मारे, 150 तीर, 400 तोमर, तब जाके भीम को गुस्सा आया। यहां तो कोई टूथपिक की धीरे से छुपा जाए तो उसकी दांत तोड़ देना। इतना लगने के बाद भी आदमी के अंदर धैर्य देखो। ये धैर्य कहां से आता था? क्योंकि भीम अच्छा खाते थे। क्या करते थे? आप ऐसे कितने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप बैठो जल्दी गुस्सा आ तो नहीं, आपको थोड़ी ना भोगो काटना। अगर आपको गुस्सा आता है इसका मतलब आप अच्छा खाना, अगर क्लास में बैठने के बाद आपका पांव टेलर की तरह से हिल रहा है, आप लगातार इधर से उधर हिल रहे हो, आपकी शरीर एक जगह नहीं है, आपका कंसंट्रेशन एक तरफ नहीं है, आपकी गर्दन एक तरफ नहीं है, मतलब खाना गड़बड़ है। कितने लोग चाहते हो कि आप अच्छे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो? आज से अच्छा भोजन शुरू कर दो। मम्मी जो भी घर पे बनाए वो खाओ खाओ और खाओ, देखो कंसंट्रेशन कैसे डेवलप होता है। तो हमको ओएनजीसी में नौकरी चाहिए, उसके लिए तो ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, आपका शुभ नाम? देवर्ष। देवर्ष के जोरदार ताली होनी चाहिए। ओएनजीसी, भेल और इस तरह की जो कंपनियां भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक है। इसमें हर तरह के लोगों को नौकरी मिलती है। यहाँ पे क्लार्क भी नौकरी करता है, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, यहाँ साइंटिस्ट भी होते हैं, यहाँ पे इंजीनियर भी होते हैं। ओएनजीसी की अपनी स्कूल होती है तो वहाँ टीचर भी होते हैं। तो ओएनजीसी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आप ओएनजीसी लो, चाहे आप आईपीसीएल लो, चाहे आप भेल लो, चाहे आप टेल्को लो, चाहे जितनी भी बड़ी भारत की नवरत्न कंपनियां हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल ले लो, एचएएल ले लो, चाहे आप कोई भी कंपनी लेते हो, अगर आपको इसमें नौकरी करनी है तो मिनिमम आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से सेक्टर में जाना चाहते हो। अगर आप उसमें साइंटिस्ट के तौर पे काम करना चाहते हो तो आपको बीएससी एमएससी करके जाना होगा। आप इंजीनियर के तौर पे काम करना चाहते हो तो आपको इंजीनियरिंग करके जाना होगा। आप वहां के अकाउंट में काम करना चाहते हो तो आप बीकॉम एमकॉम करके सीए सीएस करके जा सकते हो। आप उसमें आप चाहते हो कि ओएनजीसी की जो भारत के बाहर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो उनके यूनिट्स हैं, उसमें काम करना चाहते हो तो उसके नेचुरल जो हमारे अर्थ से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, राइट? तो जियोफिजिक्स है, जियोलॉजी है, माइनिंग है, ऐसे अनेकों सब्जेक्ट्स हैं। उनमें से कोई सब्जेक्ट लेके आप पढ़ाई करते हो तो ओएनजीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हो। तो ओएनजीसी एक बड़ा पिक्चर है, जैसे रेलवे मैंने बताया वैसे ओएनजीसी है। ओएनजीसी में आपको काम करना है तो आपको पहले सेक्टर डिसाइड करना होगा। सेक्टर डिसाइड करके आपको एग्जाम देनी होगी, एग्जाम दे करके आपको एंटर होना होगा। सिंपल। आई होप आई आंसर विद योर्स। कहां पे? आगे। फाइन? ओके। एनीवन एल्स?